Hello students, in last lecture we have discussed about some of the multiple choice questions from the fundamental unit of life, that is cell. Today we are going to study some other multiple choice questions. उससे related concepts आज हम देखेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, if the ribosomes of a cell are destroyed, what will happen? If the ribosomes of a cell are destroyed, अगर राइबोसोम्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो क्या होगा? देखो यहाँ पर हम इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हम क्या कर रहे हैं, राइबोसोम्स को. तो राइबोसोम डिस्ट्रक्शन करेंगे तो राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो नहीं होगा. ठीक है, सेल में वो फंक्शन नहीं होगा. ऑप्शंस क्या है? सो ऑप्शंस गिवन आर, रेस्पिरेशन विल सीजेस सून. ऑप्शंस लिख लेते हैं. respiration ceases soon, will cease soon. जल्दी रेस्पिरेशन क्या होगा, सीज होगा, बंद हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप. प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप. सिंथेसिस विल स्टॉप, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होगा. फिर इसके बाद दिया है लिपिड सिंथेसिस विल स्टॉप. लिपिड सिंथेसिस विल स्टॉप. एंड द लास्ट ऑप्शन गिवन इज ऑल ऑफ द अबोव. ऑल ऑफ द अबोव. ठीक है, या ऑल ऑफ दिस. तो देखो, रेस्पिरेशन विल सीज सून, ये तो नहीं होगा बिकॉज इट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है. रेस्पिरेशन का और राइबोसोम्स का कोई रिलेशन नहीं है. सेकेंड ऑप्शन दिया है कि प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप. तो डेफिनेटली राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी. तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि राइबोसोम डिस्ट्रॉय किए गए हैं सेल के. थर्ड ऑप्शन दिया है लिपिड सिंथेसिस विल स्टॉप. अब लिपिड सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ एससीआर. तो राइबोसोम और लिपिड सिंथेसिस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. ठीक है. फिर ऑल ऑफ द अबोव दिया है तो ये भी नहीं होगा. प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आंसर आएगा प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप. let us take the question number second. Another question. The leucoplasts are leucoplast, it is a type of plastid which is responsible or used for storage. स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है ये प्लास्टिड. स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. तो इसमें दिया है कि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं. तो पहला ऑप्शन दिया है कलरलेस. सेकेंड ऑप्शन गिवन इज, सेकेंड ऑप्शन दिया है कलर्ड. उसके बाद दिया है ग्रीन एंड रेड. सेकेंड ऑप्शन इज कलर्ड. कलर्ड होते हैं क्या ल्यूकोप्लास्ट? सी दिया है रेड एंड डी इज ग्रीन. तो देखो, इसमें ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टोरेज के लिए काम करने वाले प्लास्टिड्स होते हैं. प्लास्टिड में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट. तो इसमें से जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं और अमाइलोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं क्योंकि उसमें कोई पिगमेंट स्टोर नहीं होता है. और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसमें कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए वो कलर्ड होते हैं. तो यहाँ पर सीधा आंसर हमारा आ जाएगा कलरलेस, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर पिगमेंट स्टोर नहीं होता है. ल्यूकोप्लास्ट में सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं, कोई कलर्ड पिगमेंट स्टोर नहीं होता है, इसलिए आंसर है कलरलेस. देन क्वेश्चन नंबर 3. लेट अस स्टडी द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ. ठीक है, a ribosome is composed of, एक राइबोसोम किससे बना होता है? तो द ऑप्शंस गिवन इज ए डीएनए एंड आरएनए. डीएनए, आरएनए.
ठीक है, इन दोनों से बना हुआ होता है क्या राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद दिया है ओनली प्रोटीन्स, ओनली प्रोटीन्स, सॉरी, ओनली प्रोटीन्स, ओनली प्रोटीन्स के बाद दिया है प्रोटीन्स प्लस आरएनए, प्रोटीन्स एंड आरएनए, and option D given is DNA, RNA, protein, DNA, RNA and proteins। तो किससे बना होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम एक्चुअली, राइबोसोम का स्ट्रक्चर आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आरएनए एंड प्रोटीन इन दोनों से बना हुआ होता है। ऑप्शन हमें डीएनए आरएनए दिया है तो डीएनए इसमें नहीं होता है। ओनली प्रोटीन्स दिया है तो सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है, इसके साथ साथ आरएनए भी होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। प्रोटीन एंड आरएनए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर फिर से डीएनए आरएनए प्रोटीन दिया है, आरएनए प्रोटीन ओके है बट डीएनए उसमें नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। So correct option for question number 3, a ribosome is composed of proteins and RNA, इन दोनों से बना हुआ होता है राइबोसोम। फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो और भी क्वेश्चंस हैं, कंट्रोलिंग सेंटर, ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स। देखो आपने प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, जाइलेम फ्लोएम वाला ट्रांसपोर्टेशन आपने थोड़ा सा पढ़ लिया है। ठीक है, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हमने देखा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी यूज किया जाता है और जो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और दूसरा देखा है हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव मीन जिसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होता, जिसमें सिर्फ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। सो हमें देखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन से हम देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का से रिलेटेड सही ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बट नो एटीपी यूज्ड, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बट नो एटीपी। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर ही गलत हो जाता है क्योंकि नो एटीपी लिखा है और यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखा है। ठीक है, फिर बी ऑप्शन दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन दिया है ओनली विथ जीटीपी, ऑकर्स विथ ओनली विथ जीटीपी। तो जीटीपी यूज हो सकता है बट जीटीपी के अलावा एटीपी भी यूज होता है, जीटीपी ही नहीं होता है। उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डज नॉट रिक्वायर एटीपी, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट and does not require ATP, does not require ATP। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डज नॉट रिक्वायर एटीपी लिखा है। तो ये तीनों ऑप्शंस क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। डी ऑप्शन देखेंगे हम, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विथ एटीपी। तो यहाँ पर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विथ एटीपी इज करेक्ट बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है। मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अगर है, या हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन दो रीजन है, तो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो सकता है, यानी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो सकता है, लोअर से हायर की तरफ हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, against concentration gradient with the use of ATP। So option D is correct। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन, रफ ER हेल्प्स इन। ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं।
So the first option given is protein synthesis, steroid synthesis, glycogen synthesis, detoxification. ठीक है, पहला दिया है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा दिया है लिपिड सिंथेसिस, ऑप्शन सी गिवन इज डिटॉक्सिफिकेशन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डी दिया है डिटॉक्सिफिकेशन। अब देखो इसमें हम सीधा RER मतलब जिसमें राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स दे आर एम्बेडेड ऑन द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मींस राइबोसोम्स आर गोइंग टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। तो RER का फंक्शन ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस SCR का फंक्शन है, स्टेरॉइड या लिपिड सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो होता है वो हिपेटोसाइटिक सेल्स यानी लीवर सेल्स का फंक्शन है। उसी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन भी क्या है, लीवर सेल्स का फंक्शन है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा RER हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है RER। फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज द कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज, द कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस का कवरिंग कैसे होता है, कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। तो इससे पहले भी हमने स्टडी किया है कि कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो पोरस और डबल मेम्ब्रेन होता है। दो मेम्ब्रेन था, डबल मेम्ब्रेन, और उसमें हम पोर्स होते हैं। पोर्स मीन्स उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं जिससे कि mRNA बाहर आ सकता है। सो पोरस मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और डबल होता है, डबल लेयर्ड होता है। तो ऑप्शंस गिवन इज पोरस डबल मेम्ब्रेन, सिंगल पोरस मेम्ब्रेन, पोरस डबल, पोरस सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल नॉन पोरस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हमें। पहला दिया है पोरस डबल मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज पोरस डबल मेम्ब्रेन। सेकेंड ऑप्शन है पोरस सिंगल मेम्ब्रेन। थर्ड ऑप्शन गिवन इज नॉन पोरस डबल मेम्ब्रेन। डबल होता है बट वो नॉन पोरस होता है। और डी ऑप्शन गिवन है, डी ऑप्शन गिवन इज नॉन पोरस। ठीक है, सिंगल नॉन पोरस लेयर, सिंगल नॉन पोरस लेयर, सिंगल नॉन पोरस लेयर। ठीक है, so correct option is covering of nucleus is double layered and porous. so option A is correct, क्योंकि बाकी सब में पोरस सिंगल लेयर दिया है, ये सिंगल दिया है, एक्चुअली डबल होता है। यहाँ पर नॉन पोरस दिया गया है, यहाँ पर सिंगल और नॉन पोरस दोनों दिए गए हैं, जो कि गलत, ठीक है, गलत कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर पोरस डबल मेम्ब्रेन ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होता है और पोरस भी होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है क्वेश्चन ऑप्शन ए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। परसेंटेज ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स इन टोटल प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ
intrinsic proteins in plasma membrane, मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने आउट ऑफ टोटल प्रोटीन परसेंटेज इंट्रिंसिक प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? तो इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्चुअली 70% होते हैं। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं कितने क्या क्या ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो ऑप्शंस गिवन इज 20, 10, 90 एंड 70। 20%, 10%, 90% और डी ऑप्शन दिया है 70%। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का जो नंबर होता है, जो परसेंटेज होता है, वो सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो होता है 70%। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 70%। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल इज, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल इज, पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है जिसके फॉर्म्स जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी वो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा फॉर्म में हो सकता है। तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक से ज्यादा फॉर्म में होते हैं क्या? तो नहीं होते हैं वो। फिर दिया है गोल्जी एपैरेटस, ये भी नहीं होता है। फिर सी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। और डी ऑप्शन दिया है लाइजोजोम। तो लाइजोजोम पॉलीमॉर्फिक हो सकते हैं, बट ये बाकी जो स्ट्रक्चर्स है ये फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिक हो सकता है लाइजोजोम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है लाइजोजोम, वो पॉलीमॉर्फिक होता है। So lysosome is the correct option. Next is acrosome of the sperm. Acrosome of the sperm is, acrosome of the sperm is derived from, is derived from. तो स्पर्म का जो एक्रोजोम है वो किससे डिराइव होता है? तो इसको हमने रिप्रोडक्शन में जब स्टडी किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हमने स्टडी किया था। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में आपने देखा होगा कि हेड पार्ट के ऊपर और एक छोटा सा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसको कहते हैं एक्रोजोम। और उस एक्रोजोम को हमने कहा था मॉडिफाइड लाइजोजोम। क्या होता है वो? मॉडिफाइड लाइजोजोम। सो किससे डिराइव होता है वो? लाइजोजोम से डिराइव होता है। ऑप्शंस देखते हैं हमें, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं कि एक्रोजोम ऑफ द स्पर्म is derived from Golgi vesicles, Golgi tubule, Golgi vesicles, Golgi tubule। इसी ऑप्शन दिया है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम इज सिस्टरने, सिस्टरने, सिस्टरने means, cisternae means flat structures which are present in the Golgi apparatus or it is also present in the endoplasmic reticulum। तो हमें पूछा गया है कि एक्रोजोम जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे डिराइव होता है? सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइजोसोम्स। ये लाइजोसोम से डिराइव्ड होता है बिकॉज इट कंटेन्स हाइलुरोनिडेज लाइक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइलुरोनिडेज लाइक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स टू एंटर इनटू द जोना पेलुसिडा। पेलुसिडा को ब्रेक करने के लिए, जो कि ओवम के ऊपर एक लेयर होता है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए ये हाइड्रोलाइजिंग मस्ट क्या होता है? एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज। और हमें पता है कि ये जो है लाइजोसोम का एक डिराइव्ड पार्ट है। सो एक्रोजोम जो होता है वो डिराइव्ड पार्ट फ्रॉम द लाइजोसोम होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, द ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया is called
वो जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो होता क्या है एक्चुअली, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो दैट ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ऑप्शन दिए गए हमें साइटोप्लाज्म, फिर नेक्स्ट दिया गया है मैट्रिक्स, सेल सैप और स्ट्रोमा। मैट्रिक्स, सेल सैप एंड डी दिया है स्ट्रोमा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो देखो सेल में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा है वो होता है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सेल सैप वो होता है जिसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होते हैं, ऐसा सेल सैप हमें कहाँ मिलता है, प्लांट बॉडी में मिलता है, दैट इज सेल सैप, ठीक है। फिर उसके बाद होता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज the correct sequence of layers of bacterial cell envelope. Question number 11 is the correct sequence of bacterial cell envelope is layers of bacterial cell envelope, layers of bacterial cell envelope from outside to inside, आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब बाहर की तरफ से अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे सेल में, बैक्टीरियल सेल में, तो कौन कौन से लेयर्स वहां पर होंगे, ठीक है, ये सब पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस गिवन इज, क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हमें देखिए, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, फिर होता है ग्लाइकोकैलिक्स एंड देन सेल मेम्ब्रेन। देखो सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए कि बाहर की तरफ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स, इस तरह से। सी ऑप्शन गिवन इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। डी ऑप्शन गिवन इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल। तो ऑप्शंस को रीड करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, तो उससे बहुत इजीली हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो दिया है कि बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाना है, आउटसाइड टू इनसाइड। तो जब अगर बैक्टीरियल सेल निकालेंगे हम, कोई बैक्टीरियल सेल अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा के ऊपर होता है सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ सेल वॉल होता है, और इससे बाहर और एक स्लाइमी लेयर होता है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, ठीक है, जिसको कैप्सूल या स्लाइम लेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन है हमारा बाहर की तरफ है, आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर होगा, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर होगा, इसके बाद होगा सेल वॉल, उसके बाद होगा सेल वॉल, और थर्ड इनर मोस्ट लेयर जो होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस सीक्वेंस में हमारा क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सेल वॉल सबसे पहले दिया है, ये तो नहीं आएगा,
फिर उसके बाद बी में भी सेल वॉल दिया है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो हमारा सीक्वेंस है वो आ रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन नहीं आना चाहिए, पहले पहले सेल वॉल आना चाहिए। ऑप्शन इज इनकरेक्ट। So the correct sequence of layers of bacterial cell envelope from outside to inside is glycocalyx, cell wall and cell membrane. So this is about the membrane, cell membrane which is a lipid bilayer, और जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बाइलेयर होता है, उसके आउटसाइड ये दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज मैच द कॉलम विथ मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 12, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम हमें दिया गया है, हमको क्या करना है, उसको मैच करवाना है। कॉलम सेकेंड दिया गया है और हमें सिर्फ इसमें मैच करके करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो ए जो दिया है कॉलम 1 में वो है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके कैरेक्टर्स आगे दिए गए हैं। फिर बी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। सी दिया है राइबोसोम्स एंड गिवन डी गिवन इज ऑप्शन डी इज न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें दिया है न्यूक्लियस, डी इज न्यूक्लियस। सिमिलरली हमें जो बी में दिया है कॉलम 2 में वो दिया है विदाउट मेम्ब्रेन। फर्स्ट दिया है विदाउट मेम्ब्रेन, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेकेंड दिया है सिंगल मेम्ब्रेन और थर्ड दिया है डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, किस ऑर्गेनल का क्या होता है, किसमें कौन सा मेम्ब्रेन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैच करेंगे और ऑप्शंस को चूज करेंगे। ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को क्या करना है, इसमें चूज करना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि किसका मेम्ब्रेन डबल होता है, किसका सिंगल मेम्ब्रेन होता है और कौन विदाउट मेम्ब्रेन होता है। तो देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं वो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं उसके बेसिस पे हम आंसर निकाल लेंगे इसका। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, चलो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा इसे, ए बी सी और डी, और फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए बी सी और डी। ठीक है, देखेंगे हम इसमें क्या दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है, ए के साथ मैच आता है आई। फिर दिया गया है 3 2 3 3 2, 1 2 3 3, और यहाँ पर दिया है 2। ठीक है, फिर बी में दिया है 2 1 2 1 2 1 2 3, 3 दिया गया है। ठीक है, डी में। फिर इसके बाद है 3 1 1, 3 1 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है 3 2 3 3, 3 2 3, और यहाँ पर भी दिया है 3। तो देखते हैं यहाँ पर हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में क्या दिया गया है। तो देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है,
डबल मेम्ब्रेन है, और जो न्यूक्लियस है वो भी डबल मेम्ब्रेन है, यानी ए और डी जो आता है उसका आंसर आना चाहिए 3। ए का 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 दिया है, इसका भी 3 दिया है, ये भी 3 दिया है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये भी 3 दिया गया है, यहाँ पर भी 3 दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है, तो सीधा हमारा आंसर जो आएगा वो सी आएगा, 3 3। और चेक करते हैं बी और सी ऑप्शन के लिए। बी में जो आएगा वो सिंगल मेम्ब्रेन आना चाहिए, बी में सिंगल मेम्ब्रेन, लाइजोसोम सर सिंगल मेम्ब्रेन, तो ये सेकंड आना चाहिए, बी में ये सेकंड आ रहा है, 3 सेकंड। सी जो है, सी इट इज विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन मीन्स फर्स्ट आना चाहिए, तो सी हमारा विदाउट मेम्ब्रेन एग्जैक्टली ये आ रहा है। और डी जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, वो भी डी जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, ये जो डबल मेम्ब्रेन मतलब थर्ड आना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो सी आएगा, ठीक है, आंसर सीधा हमारा क्या आएगा, सी आएगा। देखो यहाँ पर फिर एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉलम 1 में जो भी ऑर्गेनल्स हमें दिए गए हैं उसके मेम्ब्रेन हमें पता होना चाहिए, कौन किसका मेम्ब्रेन डबल है, सिंगल है, या किसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है जिसको क्रिस्टे कहा जाता है, इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे कहा जाता है, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन हो गए, तो इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। लाइसोसोम जो होता है उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एक ही मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, इट हैज ओनली सिंगल मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद सी यानी राइबोसोम्स जो है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये प्रोटीन्स और आरएनए के बने होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता। और फिर उसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है और वो पोरस भी होता है। सो न्यूक्लियस हैज डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस में, तो इसके हिसाब से अगर हम मैच करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या है। द फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम इज, द फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम इज डैश। तो देखो ग्लाइऑक्सिसोम होता क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम होता क्या है। ग्लाइऑक्सिसोम जैसे हमने लाइसोसोम्स देखे हैं, राइबोसोम्स देखे हैं, उसी तरह से ग्लाइऑक्सिसोम एक क्या है, स्ट्रक्चर है, एक सेल ऑर्गेनल है। और ये सेल ऑर्गेनल जो होता है इसके अंदर होते हैं लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, यानी लिपिड्स लाइपेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जब लिपिड होंगे या लाइपेजेस इसमें प्रेजेंट होंगे तो डेफिनेटली इट इज ऑब्वियस दैट कि लिपिड अगर उसमें प्रेजेंट, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम उसमें प्रेजेंट है तो ये फैट्स के मेटाबॉलिज्म में काम करता है। सो द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसोम इज फैट मेटाबॉलिज्म। इसका फंक्शन होता है फैट का मेटाबॉलिज्म करना या उसका लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना, बिकॉज इट हैज लाइपेज एंजाइम्स। तो ऑप्शंस देखेंगे हम, ऑप्शन से चेक करेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसोम इज, ऑप्शंस गिवन इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बी दिया है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन राइबोसोम का है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तो इस साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम्स की वजह से होता है। फिर दिया है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये हिपैटोसाइटिक सेल का फंक्शन होता है, हिपैटोसाइट्स का फंक्शन होता है। और ऑप्शन डी हमें दिया है फैट मेटाबॉलिज्म। तो नाम से ही पता चलता है हमें कि फैट मेटाबॉलिज्म ये इसका क्या है, ग्लाइकोसोम का फंक्शन है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज फैट मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये टर्म किसने दिया था? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये जो टर्म है ये दिया था माइटोकॉन्ड्रिया टर्म बेंडा ने। ऑप्शंस दिए हैं अल्टमन, ऑप्शन दिया है अल्टमन, बी ऑप्शन गिवन इज मेंडा, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा मेंडा। सी ऑप्शन दिया है हमें डी ड्यूए और सी गॉल्जी। तो सी गॉल्जी और डी दिया है डी ड्यूए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज मेंडा। मेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया एक टर्म दिया है। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन इज if you remove the cell wall from the plant cell and place it into a drop of water, अगर आपने सेल का जो सेल वॉल है, प्लांट सेल का सेल वॉल जो कि फ्रीली परमिएबल होता है, उसको निकाल दिया है। उसको निकालने के बाद उस सेल को हमने वाटर में रख दिया, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में रख दिया, तो क्या होगा? वाटर में रखने की वजह से वाटर विल अंडरगो ऑस्मोसिस एंड एंटर इनसाइड द सेल। वो सेल में एंटर करेगा, सेल में एंटर करेगा और सेल क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल जो सेल को बस्ट होने से बचाता है वही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि इफ यू रिमूव द सेल वॉल, इफ यू रिमूव द सेल वॉल of a plant cell and put it into water, a drop of water, वाटर में आप रखते हैं उसको। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनेगा इनसाइड द सेल और हाइपोटोनिक आउटसाइड द सेल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? क्या होगा सेल का? ठीक है, सेल पर क्या इफेक्ट होगा? द सेल वुड बिगिन टू ग्रो, द सेल वुड बिगिन टू ग्रो, यानी साइज उसका बढ़ेगा। तो डेफिनेटली साइज बढ़ने वाला है, विड बिगिन टू ग्रो, क्योंकि उसके अंदर पानी आएगा। तो पानी एंटर होगा तो डेफिनेटली साइज तो बड़ा दिखेगा। फिर उसके बाद आता है द सेल वुड श्रिंक, द सेल वुड श्रिंक। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्रिंक तो होने ही नहीं वाला है वो, क्योंकि वो वाटर में रखा गया है। सी ऑप्शन दिया है द सेल वुड बस्ट, सी ऑप्शन दिया है द सेल वुड बस्ट। सेल क्या करेगा? बस्ट करेगा। डेफिनेटली वाटर से सेल डेफिनेटली बस्ट करेगा, ग्रो करेगा और बस्ट करेगा। फिर उसके बाद दिया है नथिंग वुड हैपन, नथिंग वुड हैपन। तो देखो, अभी कोई भी सेल है और सेल को हमने वाटर में रख दिया है, इसमें रख दिया है वाटर में। तो जब आपने सेल को वाटर में रख दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बाहर वाला जो सेल वॉल है वो भी निकाल दिया है, तो इसके अंदर मटेरियल तो प्रेजेंट है। तो अंदर वाला हाइपरटोनिक बन जाता है, हाइपरटोनिक, क्योंकि उसमें सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। और बाहर वाला जो वाटर है वो बन जाता है हाइपोटोनिक, क्योंकि उसमें वाटर ज्यादा है। तो ये सोल्यूशन बन गया हाइपोटोनिक। तो जब हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनेगा तो वाटर का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तब तक होगा जब तक दोनों तरफ इक्वल वाटर नहीं होता है। तो ये तब तक होते रहेगा जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम नहीं आता है, वाटर की लेवल सेम नहीं होती है। ये कंटिन्यूअसली एंटर करेगा तो सेल का साइज बढ़ेगा और एक समय आएगा कि सेल बस्ट करेगा, सेल फूट जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? इफ यू रिमूव द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल एंड पुट इट इनटू द वाटर, द सेल वुड बिगिन टू ग्रो। ठीक है, सेल ग्रो नहीं करेगी, डिवाइड तो नहीं करेगी, बट सेल जो है उसका साइज थोड़ा बढ़ेगा। द सेल वुड श्रिंक, सेल श्रिंक नहीं होगी। ठीक है, द सेल वुड बस्ट, डेफिनेटली सेल क्या करेगी? बस्ट करेगी। नथिंग वुड हैपन। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द सेल वुड बस्ट। व्हाई? बिकॉज वी आर कीपिंग द सेल इनसाइड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उसको रखा है, जिसमें सॉल्यूशन क्या है? सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है।
ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है उसको कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सो दिस इज अबाउट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आज हमने स्टडी किए हैं. ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट जो भी टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू.